हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। जो राजस्थान में 4th ग्रेड वाली वैकेंसी आई हुई है, चतुर्थ श्रेणी वाली वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी को आज अपन कवर करेंगे और 3 पॉइंट पर इसमें अपन चर्चा करेंगे। जो आपकी सैलरी बनेगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ड्यूटी और प्रमोशन। सबसे पहले जो आपके सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस चीज पे सवाल रहते हैं कि सर इसमें काम क्या करना पड़ेगा, हमें काम है जो वो क्या करना होगा हमें। क्योंकि काफ़ी लोग इसे समझते हैं कि सर ये सफाई कर्मी की वैकेंसी है क्या। तो देखो, राजस्थान में सफाई कर्मी की वैकेंसी आती है ना, वो अलग होती है, और 4th ग्रेड की जो वैकेंसी होती है ना, ये अलग होती है। जो सफाई कर्मियों का काम होता है ओनली फॉर उनका काम सफाई करने का ही होता है, और इनका काम है ना वो एज ए ऑफिस बॉय की तरह इनका काम रहता है। जो ऑफिसों में काम रहते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जैसे स्कूल में इनको काम करना पड़ता है, वो सारा इनको काम करना होता है। इसके अभी है ना फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना वो 19 अप्रैल है। यानी कि 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक इसके फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। 21 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हो गए और 19 अप्रैल तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने में देखो इतनी ज़्यादा देरी भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि इसमें जो फॉर्म आएंगे ना वो अपर 22-25 लाख के आसपास में इसमें फॉर्म आएंगे। तो लास्ट के दिनों का वेट नहीं करना, लास्ट के दिनों में साइट में प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से। तो पहले ही आपको फॉर्म भर देना, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर भी, कि भाई फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो वगैरह, उन सारी चीज़ों पे भी मैंने वीडियो है वो आपके लिए अब से पहले है वो बना रखा है। इसकी एग्ज़ाम डेट है वो भी, इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। एग्ज़ाम इसकी कब होनी है? 18 से 21 सितंबर 2025 में इसकी एग्ज़ाम होनी है। अट्ठारह से 25 सितंबर में इसकी एग्जाम होनी है, और ये 6 शिफ्ट में जो टोटली आपकी एग्जाम होनी है वो कितनी शिफ्ट में होगी आपकी एग्जाम? टोटली 6 शिफ्ट में होगी, 18 से 21 सितंबर तक। और टोटली ये एग्जाम होनी है आपकी वो होगी 6 शिफ्ट में आपकी एग्जाम होनी है। इसमें कुल फॉर्म आने की संभावना कितनी है? अभी मैंने आपको बताया 22 लाख से 25 लाख के आसपास में फॉर्म आएंगे, क्योंकि यह वैकेंसी है 53,749 पदों पर वैकेंसी है। जैसे छोटी वैकेंसी होती है ना, तो उसमें तो क्या है कि ध्यान कम देते हैं, अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े पदों पर वैकेंसी है, और साथ में इसमें सीईटी भी लागू नहीं है, और सीईटी के साथ में देखो ओनली फॉर योग्यता 10वीं पास है। तो लगभग जिनकी आयु का जो क्राइटेरिया है ना वो 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष में जो आयु का क्राइटेरिया, वो लगभग सभी इसमें फॉर्म भरेंगे, सभी अपनी किस्मत है वो आजमाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट से हैं वो पूछते हैं सर क्या हम भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? जो बाहरी राज्यों से है ना, बाहरी राज्यों वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो वो भी इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। भाई अदर स्टेट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान से बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी रिजर्वेशन रहता है, उनका भी, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान वालों के लिए ज़्यादा रहता है, राजस्थान वालों के लिए, बाहरी स्टेट वालों के लिए कुछ रहता है, जैसे कि शायद 4 या 5% के आसपास में उनके लिए है वो रिजर्वेशन रहता है। अब इसमें बात आती है सर हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमें विभाग कौन सा हमें चूज करना है, विभाग कौन सा हमें सेलेक्ट करना है। इसमें राजस्थान में टोटली है ना लगभग 100 विभागों में ये वैकेंसी है ना, 100 से भी ज़्यादा विभागों में ये वैकेंसी है। टॉप लेवल के विभाग है ना वो कौन से रहने वाले हैं? अगर आप देखो जयपुर या जयपुर के आसपास में अगर आप निवास करते हो ना, जयपुर या जयपुर के आसपास के जिलों से आप अगर बिलोंग करते हो, जयपुर या जयपुर के आसपास के जिलों से आप अगर बिलोंग करते हो, तो सबसे जो आपको प्राथमिकता देनी है वो देनी है सचिवालय। सचिवालय में क्या है, काफी अच्छी जॉब रहती है सचिवालय की, और यहां पे है ना प्रमोशन भी काफी फास्ट होते हैं आपके। दूसरी जगहों पे प्रमोशन में काफ़ी टाइम लगता है। देखो वाणिज्य विभाग भी ऐसा विभाग है जहाँ पे प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, सचिवालय ऐसा विभाग है।
और भी जैसे PWD वगैरह, ये सारे विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रमोशन है वो जल्दी हो जाते हैं। अगर आप अजमेर के आसपास से हैं तो आपको आरपीएससी को प्राथमिकता देना। देखो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे सचिवालय सेलेक्ट कर लिया और आप सचिवालय की मेरिट रेंज में नहीं आ रहे हो, तो फिर आपको उसके नीचे वाले विभाग है ना वो ऑटोमेटिक आपको यानी कि नीचे वाले विभाग मिलेंगे। इसमें विभाग आप चयन करोगे, उसके बाद में भी आपकी कट ऑफ है ना वो डिसाइड करेगी, आपकी मेरिट है ना वो डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा विभाग है वो मिलने वाला है ना। तो अगर आप अजमेर के आसपास के जिलों से बिलोंग करते हो तो आरपीएससी आप है ना वो चयन कर सकते हो। यहाँ पे भी अच्छी खासी पोस्टें हैं। और फिर देखो जो सबसे पॉपुलर विभाग है ना वो है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग आपको सेलेक्ट करना है। शिक्षा विभाग में यह है कि आपको संभावना रहेगी कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब मिले। अभी मान लो आप जोधपुर या बीकानेर से बिलोंग करते हो और आपने सचिवालय फर्स्ट प्रायोरिटी आपने सचिवालय दे दी प्राथमिकता, और आप उस मेरिट जोन में आ भी गए, तो अब तो आपको लाइफ टाइम जॉब है वो सचिवालय में ही करनी है, जबकि आप रहने वाले जोधपुर या बीकानेर के हो। अगर आपने प्राथमिकता शिक्षा विभाग को दी है तो देखो आपकी ग्राम पंचायत, आपके पास वाली तहसील में आपको जॉब मिल जाएगा। तो इसीलिए प्राथमिकता शिक्षा विभाग को दें। 22,000 प्लस पदों पर शिक्षा विभाग, ओनली फॉर एक विभाग में है ना 22,000 प्लस पदों पर होंगी 4th ग्रेड वाली वैकेंसी में, इसमें सबसे ज्यादा पद रहेंगे। तो मेरा तो कहना यही है शिक्षा विभाग को प्राथमिकता दें। फिर उसके बाद में जो अपने नगर निकाय वाले विभाग हैं जिनमें अपने नगर परिषद आती है, नगर पालिकाएं आती है, ये भी हर तहसील लेवल पे होती है, और अपने जैसे कि ग्राम पंचायत लेवल पे भी इनको पोस्टिंग मिलती है, नगर निगम लेवल पे भी इनको पोस्ट मिलती है। चिकित्सा विभाग आप सेलेक्ट कर सकते हो, न्यायालय विभाग आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनका ही ध्यान रखें। बाकी और तो अगर आपकी जैसे मेरिट डाउन जाती रहेगी, आपके मार्क्स कम रहेंगे, तो आपको वो नीचे वाले विभाग है ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अगर आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या आसपास में ड्यूटी करनी है तो शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और नगरीय निकाय, इन पे ही आपको फोकस है वो रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो इनका जो कार्य होता है ना वो क्या होता है। विशेष तौर पे कार्य को लेकर के आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हो। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको सफाई कर्मी का काम करना होगा, तो ऐसा काम नहीं है। अगर जैसे आपकी ड्यूटी स्कूल में कहीं पे लगती है ना, तो वहां पे आपको सबसे पहले तो स्कूल में आपको पहले पहुंचना है, जो स्टाफ वगैरह जाते हैं उनसे पहले पहुंचना है, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको वहां का देख लेना है कि भाई पानी वगैरह है या नहीं है। इसके अलावा आपको वहां पे देख लेना है सारी व्यवस्थित जो फाइलें वगैरह है या नहीं है, और जो प्रिंसिपल महोदय जो काम बताते हैं वो सारे काम आपको करने होते हैं ना। तो शिक्षा विभाग का काम है ना वो भी इजी होता है। इनका कार्य, अगर आपकी ड्यूटी मान लो कोई ऑफिस में लग जाती है ना, सपोज करो आपकी ड्यूटी सचिवालय में लग जाती है ना, अगर आपकी ड्यूटी है वो सचिवालय में लग जाती है, अगर आपकी ड्यूटी सचिवालय में लग जाती है तो वहां आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, वहां आपको जो आपके अधिकारी होते हैं उनसे पहले, यानी कि टाइम, जैसे मान लो ड्यूटी टाइम 10 बजे का है, 10 AM टू 5 PM का है, तो आपको सबसे पहले ऑफिस आपको खोलना है, ऑफिस आपको पहले पहुंचना है। जो भी साहब की जो टेबल रहती है उसकी साफ सफाई देखना है, और फिर इसके अलावा आपको वहां पे जो भी फाइलें वगैरह का जो नॉर्मल सा जो छोटा मोटा काम रहता है वो आपको देखना है ना। तो ऑफिस का तो यही रूटीन रहता है, ऑफिस में तो फिक्स ड्यूटी रहती है भाई आपकी। और अगर आपको शिक्षा विभाग मिलता है ना तो वहां पे जो आपका टाइमिंग रहता है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहां पे सर्दियों का टाइमिंग अलग रहता है, गर्मियों का टाइमिंग अलग रहता है ना। तो ये आपका काम बिल्कुल इजी वे में, एक बार आप गवर्नमेंट जॉब लगो तो सही यार, इसके बाद में आपको और भी मौके मिलेंगे, अलग अलग तैयारी करने के और भी तो मौके आपको मिल जाएंगे। तो ये है, स्कूल का काम रहता है वो नॉर्मल सा, आपको भी ध्यान है, घंटी बजाने का काम रहेगा। अपन ने गवर्नमेंट स्कूल में अपन ने शिक्षा प्राप्त की है तो अपन को सारा ध्यान है। देखो मोटा तौर पे अपन माने तो ये चपरासी की वैकेंसी है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी है, 4th ग्रेड है, तो चपरासी की वैकेंसी है। तो छोटे मोटे काम ही इसमें करने होते हैं। ड्यूटी इसकी फिक्स है, ड्यूटी फिक्स है तो आप और भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप अपर लेवल की तैयारी करो ना, क्यों रह रहे हो 4th ग्रेड में, आप तो 1st ग्रेड बनो। अगर आप काबिल हो तो बन जाओगे, क्या दिक्कत है इसमें, है ना।
और देखो अब बात आती है सैलरी की, है ना। किसकी बात आती है? सैलरी की बात आती है भाई। सैलरी क्या मिलने वाली है? सैलरी इसमें क्या मिलने वाली, देखो ये है ना, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? चतुर्थ श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी की अगर ये वैकेंसी है ना, तो इसका जो लेवल है ना, पे लेवल, पे लेवल है वो एल फर्स्ट है ना। इसका जो पे लेवल है वो एल फर्स्ट है। और एल फर्स्ट का जो बेसिक रहता है ना, वो कितना रहता है? बेसिक सैलरी है वो कितनी रहती है? बेसिक सैलरी इनकी रहती है 18,000 रुपए इनकी बेसिक सैलरी रहती है। अगर अपने डीए की बात करें, है ना, तो इनका डीए रहता है, देखो डीए इनका रहता है लगभग 8,500 प्लस इनका डीए रहता है ना। 8,500 9,000 के आसपास में इनका डीए रहता है। और HRA, ये HRA होम रेंट अलाउंस होता है ना, ये अलग अलग सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी ड्यूटी कहीं महानगर में लगी है, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, ऐसे बड़े शहरों में आपकी ड्यूटी लगी है ना, तो आपको HRA जो होम रेंट अलाउंस है ना, वो ज्यादा मिलेगा। अगर आपकी ड्यूटी छोटे शहरों में लगी है ना, तो वो होम रेंट अलाउंस है ना, वो आपको कम मिलेगा। तो ये भी है ना 2,500 से 3,000 के बीच में आपको मिलने वाला है ना, होम रेंट अलाउंस। और बेसिक सैलरी आपकी इतनी रहने वाली है ना। टोटली मिला के अगर अपन बात कर लेंगे ना, तो शुरुआत में आपको सारी कटौतियां होने के बाद में भी आपके 27-28 रुपए है वो महीने की सैलरी आएगी। इसमें 1,000-2,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बात है ना गवर्नमेंट जॉब की है, बात है वो गवर्नमेंट जॉब की है। आने वाले टाइम में देखो इसमें कुछ कटौतियां भी होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कटौतियां भी इसमें होती है, जिनमें फैसिलिटी भी आपको मिलती है। फैसिलिटी क्या मिलती है? पहली फैसिलिटी तो आपको मिलती है चिकित्सा की फैसिलिटी। जो पहली जो फैसिलिटी मिलती है वो तो आपको मिलती है चिकित्सा सुविधा। अगर आप आरजीएचएस के अंदर आते हो ना, तो यहां पे 400 रुपए महीने की कटौती होती है, 400 से 500 रुपए महीने की, है ना। लेकिन उसमें आपकी सारी जो चिकित्सा, अगर आप बीमार होते हो तो सारी दवाइयां आपको फ्री मिलेगी। आपकी फैमिली मेंबर से अगर कोई बीमार होते हैं तो वो दवाइयां भी उनको भी फ्री मिलेगी, जैसे आपके मदर, फादर या आपके वाइफ और बच्चे, ये सारे कवर होते हैं इसमें चिकित्सा सुविधाएं में। आरजीएचएस 400 से 500 रुपए पर मंथ की है, वो इसमें कटौती रहती है आरजीएचएस में। SIPF, जो SIPF है, इसमें आप आपकी सुविधा के अनुसार कटा सकते हो। मिनिमम 800 रुपए आपको कटाने होंगे और मैक्सिमम है ना आप इसमें 2,000 रुपए महीने तक है वो कटा सकते हो। ये जो पैसा है आप इसको आपके खुद के अकाउंट में ही, ये सारा पैसा है ना वो SIPF अकाउंट में जमा होता है ना। और फिर उसके बाद में एनपीएस का देखो शुरुआती टाइम में थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर उसके बाद में आपके 2,000 प्लस है ना वो एनपीएस है वो कटेगी 2,000, 2,200 या 2,500 के आसपास में, है ना। तो 2,000 से लेके 2,500 के बीच में है ना वो आपकी एनपीएस में कटौती होने वाली है ना। तो ये आपकी क्या है, फिर रिटायरमेंट के आसपास में आपकी पेंशन यहाँ पे बन जाती है। एसआईपीएफ, अगर आपको इमरजेंसी में लोन चाहिए तो यहाँ वाले ये पैसे आप निकलवा सकते हो। और अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कोई बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये पैसे है वो काम आते हैं ना, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद में अपन अगर बात करते हैं तो 8वें वेतन आयोग को आने के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा इनकी सैलरी पे। तो 8वें वेतन आयोग के आने के बाद में आपका जो डीए है ना उसको तो खत्म कर दिया जाएगा ना, और आपकी जो सैलरी है ना बेसिक सैलरी उसमें ही बढ़ोतरी होगी। तो अभी जैसे ग्रोस पेमेंट आपका मान लो 30,000 रुपए बन रहा या 32,000 रुपए बन रहा, तो डायरेक्टली आपके 7 से 8,000 रुपए महीने के बढ़ेंगे। 8वां वेतन आयोग है वो कब से लागू होने जा रहा है? 8वां वेतन आयोग है ना वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा। 8वें वेतन आयोग के बाद 8वें, अगर मान लो अभी आपकी जो सैलरी है वो 30 से 32,000 रुपए है ना,
अगर 30 से 32,000 रुपये हैं तो 8वें वेतन आयोग आने के बाद में इसी सैलरी में है ना प्लस 8,000 आप है वो जोड़ सकते हो। तो यानी कि डायरेक्टली आप 40,000 के आसपास में हैं वो पहुंच जाओगे। 40,000 के आप आसपास में हैं वो डायरेक्टली पहुंच जाओगे 8वें वेतन आयोग आने के बाद में। और ये 1 जनवरी 2026 से है ना वो लागू होने वाला है 8वां वेतन आयोग, है ना। इसका प्रमोशन का जो स्केल रहता है वो क्या स्केल रहता है प्रमोशन का? जो राजस्थान में और गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन होता है वही इसका रहता है भाई, इसका अलग थोड़ी है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पे जल्दी प्रमोशन हो जाता है, कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पे थोड़ा लेट प्रमोशन होता है ना। जो इसका प्रमोशन होता है वो देखो कुछ विभागों में तो जल्दी हो जाता है, कुछ में है वो टाइमली होता है ना। 9 वर्ष, 18 वर्ष और है 27 वर्ष, है ना। तो 9, 18 और 27 वर्ष आपको 3 प्रमोशन इसमें मिलते हैं। अगर आपके पास में डिग्री है ना, जैसे कि आपने बीएड कर रखी है या आपने एमए कर रखी है या आपने कोई और डिग्री कर रखी है, बीटेक वगैरह कर रखी है, तो वहां पे इन डिग्रियों को एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं और उसकी वजह से जल्दी प्रमोशन हो जाता है भाई। उन डिग्रियों के एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं और उनकी वजह से जल्दी प्रमोशन भी है ना वो हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आपके पास में डिग्री है ना उसको शो करना फॉर्म भरते टाइम पे ना, उनको प्राथमिकता दी जाती है। एलडीसी यूडीसी तक आप है ना वो जा सकते हो, एलडीसी और यूडीसी तक आपका प्रमोशन है ना वो हो जाता है इसमें। और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एनपीएस से है ना वो अच्छा पेमेंट है ना वो मिलता है भाई। रिटायरमेंट के टाइम पे एनपीएस से है वो अच्छा पेमेंट आपको यहाँ पे मिलता। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने सारी जानकारी देख ली। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। जब तक के लिए आप है ना हमसे जुड़े रहिए। आपको अगर हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करिए। वहां पे ई बुक वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पे आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करिए, वहां पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। और जल्दी ही हमारा कोर्स है वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी के लिए। तो जरूर भी जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन नंबर को सेव कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो इन पे कॉल कर लिया करो आप। और कॉल अमूमन शाम को 7 बजे बाद में ही किया करो ताकि मैं प्रॉपर रूप से आपका रिप्लाई है वो दे पाऊं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।